हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की बात करेंगे। उसके बारे में जानेंगे। रोल ऑफ प्रमोटर जीन, रोल ऑफ प्रमोटर्स और आरएनए पॉलीमरेजेस, इनके बारे में जानेंगे आज हम। पिछली क्लास में आपको हमने बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से होती है, इन लीनियर वे, सर्कुलर वे, यानी लीनियर कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स फ्लो। इनके बारे में पिछली बार हमने जाना था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टाइमेनिज्म। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये जो इतना छोटा सा एक वर्ड लगता है और लगता है इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी डीएनए से आरएनए को, वो इतना आसानी से नहीं होता। प्रोकैरियोट में फिर भी थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है यूकैरियोट्स में। आपको हम शॉर्ट में करके या आप कहिए इसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एज यू ऑल नो, ये वो प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से स्क्रिप्ट जो होती है वो किस में ट्रांसफ़र होती है, आरएनए में। अब आरएनए के स्ट्रक्चर को भी आपको हमने पढ़ाया है कि जब स्क्रिप्ट डीएनए से मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र होती है तो वो छोटी हो जाती है, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। जो उसमें चेंजेस आते हैं वो भी थाइमीन हट जाती है, यूरेसिल लग जाता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जीन्स जो अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जो इनकी आपस में बातचीत होती है केमिकल कंपाउंड्स की, स्ट्रक्चर्स की, मॉलिक्यूल्स की, दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यानी वो अपनी बात जो कहेंगे ईदर इन द फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, दे विल टेक द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, or they will make some compounds, and these compounds will show that what kind of reaction is going on. तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये प्रक्रिया जो है ट्रांसस्क्रिप्ट, हम इतनी बार बता रहे हैं फिर भी कई बार एग्ज़ाम में बच्चे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इनमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन है, यानी जो लिखा हुआ था उसको किसी दूसरी फॉर्म में उसे लिख दिया है, और अनुवादन जो कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, इसका मतलब प्रोटीन बन चुका। तो आज हम इस प्रोसेस को, वैसे पूरे चैप्टर में हम इसी प्रोसेस की बात करेंगे, पर इस प्रोसेस को होते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या ये इतने आसानी से हो जाते हैं। अभी जैसे आपको हमने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जितनी प्रक्रियाएं होती है, जितने आपको एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एंजाइम्स काम में आते हैं, और एंजाइम्स खुद प्रोटीन्स होते हैं। तो उन्हें बनाने के लिए भी डीएनए एक मास्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। डीएनए अपने अंदर जो सूचनाएं रखता है, जिस वक्त जिस सूचना की ज़रूरत होती है, जिस वक्त जो प्रोटीन बनाना होता है, उसे जो दर्शाना होता है बॉडी में, क्योंकि बॉडी में एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। हमारी बॉडी को आप अगर आप उनके कम्युनिकेशन को देखें, सेल्यूलर जो भी रिएक्शंस होती हैं आपस में, इंटरसेल्यूलर जो एक्सचेंजेस होते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है, तो वो जैसे एक सेल ने एक प्रोटीन बनाया तो दूसरी सेल को पता लग गया कि ये प्रक्रिया इसमें चल रही है। अगर कोई एंटीजन बाहर का आता है तो उसके अगेंस्ट जो बनती है एंटीबॉडीज़, वो भी सेल्स को पता लग जाती हैं। तो सेल्स नो ओनली द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स, कोशिकाओं को उन्हीं की लैंग्वेज समझ आती है। तो एक तरह से हम जीन के एक्सप्रेशन को पढ़ रहे हैं इसमें। तो उन एक्सप्रेशंस को दिखाने में, यानी एक प्रोटीन को बनाने में सबसे पहली प्रक्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन की, कि डीएनए क्या चाहता है, जिस प्रोटीन को वो बनाना चाहता है उसकी सूचना उसके अंदर जीन्स में निहित है, और वो सूचना को खुद थोड़ी निकल जाता है जीन्स। भाई, जो डीएनए मौजूद है न्यूक्लियस में, उसमें से कोई डीएनए थोड़ी निकल के बाहर जाता है सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म में कि मैं बनाता हूँ जाकर के क्या बनाना है। उसके पास सूचना है, और वो एक मास्टर की तरह काम करता है और सबको इन्फॉर्मेशंस देता है कि भाई अब ये काम करना शुरू करिए आप। तो transcription in eukaryotes, this process takes place in the nucleus and translation takes place in cytoplasm. Remember always कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो होती है केंद्रक के अंदर, और ट्रांसलेशन उसका जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में। जो मैसेंजर आरएनएज होते हैं, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन बनता है, स्क्रिप्ट जो ट्रांसफ़र होती है वो आरएनए को होती है। आरएनए में भी 3 प्रकार के आरएनए आपको हमने बताए हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए।
तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट मिलती है वो किसको मिलती है? मैसेंजर आरएनए को। और यूकैरियोट्स का जो मैसेंजर आरएनए होता है वो लॉन्गर होता है, लॉन्गर लिव्ड होता है, यानी ज़्यादा समय जीवित रहता है देन द प्रोकैरियोट्स वन। जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसफ़र करता है वो सूचना उसको कहाँ से मिलती है? डीएनए से मिलती है। तो जो डीएनए होता है वो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है मैसेंजर आरएनए को। एंड स्क्रिप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर्स फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए की स्क्रिप्ट है और वो जब मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र कर देता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अनुलेखन क्या है? अनुलेखन है डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की जो स्क्रिप्ट है उसको मैसेंजर आरएनए को स्थानांतरित कर देना ही अनुलेखन कहलाता है। और इस काम में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। अब इस शब्द पर आप गौर करिएगा। हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा एंजाइम काम में आया? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए, पॉलीमर बनाना, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए का संश्लेषण। आरएनए पॉलीमरेज किसका करेगा? आरएनए का। सो ट्रांसक्रिप्शन को हम और भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट ट्रांसक्रिप्शन इज एन ऑटोनॉमस फंक्शन ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज in which enzyme attaches in the initiation point of gene and moves on transcribed RNA। जो आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं इनकी खूबी होती है, क्या खूबी होती है? कि ये ऑटोनॉमस होता है इनका फंक्शन। ये शुरुआत में लग जाते हैं डीएनए के इनिशिएशन पॉइंट पर जहाँ से आरएनए बनना शुरू होता है, और फिर जैसे जैसे आरएनए बनता जाता है ये आगे की तरफ मूव करते चले जाते हैं मैसेज को प्रिंट करते हुए आरएनए की फॉर्म में। And transcribed pre-messenger RNA are synthesized by one of the 3 RNA polymerases। जो प्री मैसेंजर आरएनए बनता है शुरुआत में जैसी कॉपी बनती है उसकी, वो किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेजेस के कई प्रकार होते हैं। अगर एक जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 की अगर हम बात करें तो वो एक प्रोटीन को एनकोड करेगा। तो अगर वो एक प्रोटीन को एनकोड करता है तो हम उसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। अगर वो एक से अधिक को करता है तो उसे बोलते हैं हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और आरएनएज जो होते हैं दे आर मॉडिफाइंग इन द न्यूक्लियस। आरएनए जो होते हैं वो रूपांतरित होते हैं केंद्रक के अंदर बाय कैपिंग एट द 5 प्राइम एंड द एडिशन ऑफ अ पॉली ए टेल यानी पॉली एडिनाइलेशन एट द 3 प्राइम एंड टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। ये अभी आपको समझ में शायद कम आ रहे होंगे, या अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये चीज़ें आपको जब एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं वन लाइनर्स, उस वक्त वो इनमें से पूछता है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से, ये आपको हमने सार दिया है, एक तरह का एक्सट्रैक्ट है आपके लेसन का, कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें किसका क्या क्या काम है। तो आरएनए को जब स्टेबिलिटी मिलती है वो कैसे मिलती है, यहाँ हम ये बात बताना चाह रहे हैं। उसमें जब कैपिंग हो जाती है 5 प्राइम एंड पर, और उसमें उसमें एडिनाइलेशन हो जाता है या पॉली ए टेल बन जाती है, यानी 3 प्राइम एंड के ऊपर ए नाइट्रोजिनस बेस जो होती है या न्यूक्लियोटाइड जो है वो ए वाले लग जाते हैं, एडिनिन वाले। तो उससे उसके अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक जीन्स द प्रोटीन एनकोडिंग सेक्शंस जो होते हैं, यानी जितने भी यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं, अगर जीन्स की आप स्टडी करें तो उसमें, यानी जीन्स की स्टडी से मतलब है डीएनए का वो खंड जो किसी एक काम को या एक प्रोटीन को करने के लिए उत्तरदायी है। अगर आप उसको खोल के देखेंगे उन न्यूक्लियोटाइड्स को, तो उसमें आप पाएंगे कि कुछ जगह पर, हमने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया जब शुरुआत की थी हमने डीएनए की स्ट्रक्चर की, कि उसमें कुछ कोडिंग जीन्स होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग होते हैं। इससे जो कोडिंग सेक्शंस होते हैं उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं, और जो कुछ नहीं कोड करते, जिनके पास कोई सूचना नहीं होती किसी प्रोटीन को बनाने की, उन हिस्सों को हम इंट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि इन मोस्ट यूकैरियोटिक जीन्स द प्रोटीन एनकोडिंग सेक्शंस मीन्स एक्सॉन्स ऑफ द जीन्स आर इंटरप्टेड बाय इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस known as introns, and introns are non-coding sequences which do not form part of the coding region. Consequently, the introns
इन द प्री मैसेंजर आरएनए मस्ट बी रिमूव्ड। यानी यहाँ हम ये बात बताना चाह रहे हैं आपको कि प्री मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो उसमें इंट्रॉन्स भी लगे हुए होते हैं, लेकिन फाइनली जब आपको मैसेंजर आरएनए मिलता है तो उस मैसेंजर आरएनए में प्री मैसेंजर आरएनए की तरह से इंट्रॉन्स नहीं होते। वो बिल्कुल विशुद्ध छोटा हिस्सा होता है, डीएनए की बिल्कुल परफेक्ट वो कॉपी होता है जिसके पास फालतू की कोई चीज़ नहीं है। उसके पास सिर्फ वो सूचनाएं हैं और बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में सूचना होती है जो सीधी जाती है राइबोसोम्स पर और जाके प्रोटीन बना देती। ये नहीं कि उसमें से स्टडी हो रही है भाई ये नॉन कोडिंग है इनको छोड़ो, फिर कोडिंग को लो, फिर नॉन कोडिंग को लो, क्योंकि इस प्रकार से सीक्वेंस में मौजूद होते हैं ये जीन्स, कोडिंग और नॉन कोडिंग। तो उनको रिमूव कर दिया जाता है प्री मैसेंजर आरएनए से इन सीक्वेंसेस को, और रिमूव करके उसको जोड़ दिया जाता है टुकड़ों को। इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। हमने शुरुआत में पिछले लेक्चर में भी स्प्लाइसिंग वर्ड यूज़ किया था कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है उसके बीच में पहले प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, और प्री मैसेंजर आरएनए जो होता है वो एग्जैक्टली कॉपी होता है डीएनए की, यानी डीएनए के उस पार्ट की जो प्रोटीन को बनाने के लिए तैयार है, जीन्स जो होता है उसकी, पर उस हिस्से में जो प्री मैसेंजर आरएनए बना है उसमें कुछ नॉन कोडिंग हिस्से भी होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, और ये यूजलेस हिस्से हटा दिए जाते हैं। और इनके हटाने से बीच बीच में से जब ये हटेंगे प्री मैसेंजर आरएनए में से तो जगह बन जाएगी, तो उन हिस्सों को इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और पूरे को जोड़ करके स्प्लाइसिंग कर दी जाती है, उन्हें जोड़ दिया जाता है फिर से। तो इस प्रकार से जो एक तैयार होता है मैसेंजर आरएनए, वो अब सूचना लेकर के वहाँ से निकलता है साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम स्प्लाइसिंग की बात करें तो स्प्लाइसिंग इज डायरेक्टेड बाय आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस नोन एज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये देखिए, जो स्प्लाइसिंग होती है उसको कौन निर्देशित करता है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं वो। एंड द मैच्योर मैसेंजर आरएनएज आर देन एक्सपोर्टेड from the nucleus to be translated into proteins on ribosomes in the cytoplasm। अब यहाँ से स्प्लाइसिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो वो चल देते हैं राइबोसोम्स पर प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये एक ओवरव्यू आपको हमने दिया है कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, किस किस का क्या रोल होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका कहाँ पर रोल है, और स्प्लाइसिंग क्या होती है, प्री मैसेंजर आरएनए क्या होता है। अब हम आपके सिलेबस का जो एक टॉपिक है रोल ऑफ प्रमोटर जीन, कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान प्रमोटर जीन्स का क्या रोल होता है उसकी हम बात करते हैं, फिर हम आरएनए पॉलीमरेजेस को समझेंगे। प्रमोटर होते क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगे, प्रमोटर जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑन विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड कैटेलाइज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रमोटर जीन वो सीक्वेंस होती है डीएनए की जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बंधता है। सपोज करिए डीएनए में एक जगह जो प्रमोटर जीन दे रखा है वो डीएनए की एक सीक्वेंस है, उसी को हम प्रमोटर जीन कह रहे हैं। यानी डीएनए में ही बहुत सारे हिस्से होते हैं, कहीं साइलेंसर होता है, कहीं प्रमोटर्स होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उसमें ये इस प्रकार की इनिशिएशन और टर्मिनेशन करने वाली श्रृंखलाएं होती हैं। तो प्रमोटर जीन वो श्रृंखलाएं होती हैं डीएनए की जहाँ पर कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो जुड़ता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। यानी एक प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज बंद करके कैटेलाइज करता है रिएक्शन को या ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन में भी इनिशिएशन को। तो प्रमोटर जीन का रोल क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना और जगह देना आरएनए पॉलीमरेज को। सो यूकैरियोट्स हैव 3 different RNA polymerases, so they need separate promoter sequences for them। RNA polymerases जो होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 कैटेगरी के होते हैं, इनकी बात हम बाद में करते हैं। RNA polymerases जो सेकेंड होता है कैटेगरी वाला, वो अपने आप cannot initiate transcription, so it needs enhancer, silencer sequences and transcription factors as I told you earlier।
कि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो भी जो स्पेसिफिकली जो सेकंड वाला होता है वो अपने आप को इनिशिएट नहीं कर पाता, तो उसको एनहांसर, साइलेंसर, इस प्रकार की सीक्वेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर साइट ऑन डीएनए स्ट्रैंड सम फैक्टर्स आर ऑल्सो नीडेड। तो प्रमोटर्स जो श्रृंखलाएं हैं जो कि आरएनए को बांधने का और उसको कैटेलाइज करने के लिए जगह बताती हैं और इनिशिएट करती हैं, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं प्रमोटर। क्लास 1 प्रमोटर, ये स्टार्ट करते हैं, इनिशिएशन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। क्लास 2 प्रमोटर्स में वो प्रमोटर्स आते हैं या वो श्रृंखलाएं आती हैं डीएनए की जो कि पार्टिसिपेट करती हैं इलॉन्गेशन में, यानी आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट बनती है उसको दीर्घीकरण करने का उसका काम करती हैं, आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जो क्लास 3 प्रमोटर्स होते हैं उनमें क्लास 3 प्रमोटर्स दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ एक्टिव, जिसे कहना चाहिए इनिशिएशन जो करती हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने का। बट आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दे डोंट नीड, दे आर नॉट नीडेड। तो ये 3 प्रकार के प्रमोटर साइट्स होती हैं या प्रमोटर जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रमोटर जो एलिमेंट होते हैं दे ऑलवेज वर्क इन ट्रांसक्रिप्शन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर डीएनए। हमने अभी पहले भी आपको बताया था ये चीज़ कि जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमेशा किसका काम करते हैं, डीएनए बाइंड प्रोटीन्स के साथ, एंड ऑल्सो यूज्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस बाय आरएनए पॉलीमरेज। आपको आरएनए पॉलीमरेज का तो हमने शुरू में बताया आपको कि आरएनए पॉलीमरेज के लिए ये जगह बताते हैं या उनके रिकॉग्निशन करने का काम करते हैं। जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं उन्हें हम एक्सॉन कहते हैं और नॉन कोडिंग जीन्स को इंट्रॉन्स कहते हैं, ये आपको हमने बता दिया था पहले। अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस की। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेजेस 3 प्रकार के होते हैं, 3 कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है या इसे हम ए के नाम से भी जानते हैं, आरएनए पॉलीमरेज ए और फर्स्ट, ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज responsible to code or transcribe ribosomal RNA genes. These genes code ribosomal RNAs and synthesize 50 to 70% cellular RNA. जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये ट्रांसक्राइब करता है जीन्स को। तो दूसरे प्रकार का, यानी ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोलस में ये स्थित होता है और ट्रांसफ़र आरएनए जीन्स के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार होता है। ये आरएनए इसको कोड करते हैं और ये 28S, 18S, 5.85S इस तरह के जो होते हैं जीन्स को अनुलेखित करने का काम भी करते हैं। जो पॉलीमरेज सेकंड है, जो कैटेगरी इसकी आरएनए पॉलीमरेज 2 और बी, फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन कोडिंग जीन्स एंड स्मॉल न्यूक्लियर जीन्स, आरएनए जीन्स जो होते हैं ये उनको ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करता है। इन यूकैरियोट्स बिफोर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए अ प्रीकर्सर heterogeneous nuclear RNA synthesizes and this is responsible or this is sensitive to enzyme alpha amanitin। जो अल्फा एमिनिटाइन एंजाइम होता है उसके प्रति ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होते हैं वो संवेदी होते हैं। कभी अगर रिएक्शन को स्टॉप करना होता है तो इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। ये जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उस वक्त जब हम एक तरह से अरेस्ट कर देते हैं किसी इक्वेशन को, किसी रिएक्शन को। सपोज़ करिए हमें, जैसे पेनिसिलिन का अगर हम उदाहरण लें कि जहाँ जो पेनिसिलियम फंगस है उसमें कोई रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन के दौरान जिस प्लेस पर उस रिएक्शन में पेनिसिलिन बन रही है हमें पूरी नहीं करनी, वो रिएक्शन आगे तक जा रही है, वो 10 मिनट ले रही है या जितना टाइम ले रही है। तो अगर हमें मालूम है कि अगर ये रिएक्शन में 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट है तीसरे नंबर पर या 5वें नंबर पर, तो वाई शुड बी गो अहेड, हम क्यों आगे 10 रिएक्शन तक जाएं। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में इस प्रकार की हमारे पास एंजाइम्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जब चाहें तब उस रिएक्शन को वहीं की वहीं स्टॉप कर सकते हैं। तो ये जो बात आपको अभी हमने बताई है कि बिफोर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एक प्रिकर्सर जो होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए वो सिंथेसाइज होता है और ये किसके प्रति संवेदी होता है,
अल्फा एमिनिटाइन के प्रति। अब अगर अल्फा, हमें ये मालूम है कि जो मैसेंजर आरएनए का प्रिकर्सर बन रहा है और वो इसका जो कंपाउंड है या ये एंजाइम है इसके प्रति वो संवेदी है, तो हम उसकी रिएक्शन को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अगर हमें इससे आगे इस रिएक्शन को ले जाना नहीं है तो वी कैन यूज़ दिस एंजाइम टू स्टॉप द रिएक्शन। दैट्स वाई आपको ये बताया गया है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड या सी कैटेगरी जो होती है ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है एंड दिस इज अटैच टू ट्रांसफर आरएनए 5s राइबोसोमल आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर एंड लाइकवाइज विच आर अटैच टू सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स एंड ट्रांसक्राइब जीन्स फॉर दैम। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटेगरी होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है और ये अटैच इन सबसे होती है। जो ये होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए वगैरह, इनका काम क्या होता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल से अटैच होकर के ट्रांसक्राइब करना जीन्स को उनके लिए। एंड जो एसआरपी प्रोटीन्स होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं रिप्लेसिंग प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैन बी स्टॉप्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड। ये आपको हमने अभी बता ही दिया कि आरएनए थर्ड को भी, यानी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को भी जो अल्फा एमिनिटाइन होता है उसके प्रति ये संवेदी होता है, तो उसको ये रोकने का काम कर सकता है। तो आज हमने बात की रोल ऑफ प्रमोटर जीन की, प्रमोटर्स क्या होते हैं, और साथ में आरएनए पॉलीमरेजेस की। क्योंकि आगे अगर हम रिएक्शन को इसको पढ़ना चाहते हैं या हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, क्योंकि ऑल द आरएनए, ये स्प्लाइसिंग हम कर चुके हैं, all the RNA polymerase enzymes are made up of larger protein subunits। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें आरएनए पॉलीमरेज की तो ये बड़े बड़े प्रोटीन सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। एंजाइम आपको मालूम है प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, तो नो डाउट इसमें प्रोटीन होगा और प्रोटीन की बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं आरएनए पॉलीमरेज में। इन यूकैरियोट्स में अगर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम पौधों की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज की तरह से एक्टिव होते हैं। क्योंकि ये जो एंजाइम आप आज पढ़ रहे हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी अब खोजे जा चुके हैं, इन्हें पहले बैक्टीरियल सेल में खोजा गया था। क्योंकि छोटे जीव होते हैं उनमें आपको इन चीज़ों का पता लगाना आसान हो जाता है, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन आपको तुरंत मिल जाती है कुछ समय में। जैसे बैक्टीरिया का आप जानते हैं कि बैक्टीरिया हर 15-20 मिनट में अपनी संख्या को डबल कर सकते हैं। सो टू डिफ्रेंशिएट पॉलीमरेजेस, अगर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो साइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड एंड अल्फा एमिनिटाइन एंड मशरूम टॉक्सिन्स कैन बी यूज्ड। हम उनको यूज़ कर सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट पॉलीमरेज 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 पॉलीमरेज 3 both are sensitive to alpha aminitin. Likewise, mushroom toxins and octapeptides are the substances by which you can easily differentiate all the three type of RNA polymerases. And these substances actually bind to RNA polymerases and stops RNA elongation. If you want to stop the process, only then you can use such type of substances as I mentioned earlier, that octapeptide. Likewise, these toxins can be used and these substances can stop the RNA elongation. But RNA polymerase first is not sensitive to alpha aminitin. Mind it. जो 2 और 3 है वो इसके प्रति संवेदी होते हैं एमिनिटाइन के प्रति। बाकी मशरूम टॉक्सिन्स एंड ऑक्टापेप्टाइड कैन बी यूज टू सेंसिटाइज RNA polymerase first. So this is all about the role of promoters and different type of RNA polymerases. Next time we will start with the synthesis of pre-messenger RNA. Please read it out. आप इसे थोड़ा सा पढ़िएगा जिससे आगे जो हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस लेंगे वो आपको तुरंत समझ जाएगा। टेक्निकल जो टर्म्स आएंगी, क्या होता है सेंस स्ट्रैंड, क्या एंटी सेंस स्ट्रैंड्स होते हैं, टेम्पलेट किस तरह से यूज़ होता है, ATP GTP ये क्या है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा RNA सिंथेसिस किस प्रकार से होती है, प्री मैसेंजर RNA किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है।